स्मार्ट बजटिंग कैसे कर सकते हैं? तो स्मार्ट बजटिंग के 2-3 टेक्निक्स होते हैं। पहला टेक्निक होता है हम कैटेगराइज करें कौन से खर्चे हमारे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि गाड़ी के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपने जो बोला रिस्क फैक्टर देख हाँ के जी। हम इन्वेस्ट करें, तो क्या एज अ पेरेंट मुझे पता हो सकता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? मैं जब भी किसी से प्रोफेशनल हेल्प मांगता हूँ हाँ। तो मैं पूछता हूँ कि उस पर्सन ने मेरी सेम सिचुएशन में रह के दिक्कतों से लड़ के आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए कुछ इंश्योरेंस प्लान्स हैं? इंडिया में ऋतु जी अभी तक वो ट्रेंड इतना प्रेवलेंट हुआ नहीं है जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज स्पेशल एबल्ड बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दे। ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हमने सीखा है कि वो हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड का इसलिए खरीदते थे कि आगे बच्चों की शादी होगी तो वो जो आज गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काम आएगा। इज दिस ट्रेंड स्टिल गुड? बेशक आप इन्वेस्ट करिए, बट आप किस जरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कोई ऐसे लिंक्स हैं जहाँ पर जाके पेरेंट ये सारी इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन ले सकता है? आर यू अवेयर अबाउट इट? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्रू द एबल्ड आई, एक ऐसा पॉडकास्ट जो स्पेशल नीड बच्चों की फैमिलीज़ को एजुकेट और एम्पावर करने के लिए शुरू किया गया। हमारी हर समय कोशिश ये होती है कि हर एपिसोड को हम एक वैल्यू एडिशन एपिसोड बनाएं, और आज का एपिसोड भी वैल्यू के साथ साथ मनी और मैनेजमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर चिराग जैन हमें हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि किस तरह जब एक फैमिली में स्पेशल नीड बच्चा होता है तो उसकी जो स्पेशल सिचुएशंस बन जाती हैं फैमिली के लिए, जैसे एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट, एक्स्ट्रा मेडिकेशन, एक्स्ट्रा कंसल्टेशन, इन सब को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हम अपने बजट को मेंटेन करते हुए आसानी से उन सारे माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे के लिए कभी भी किसी भी समय उसकी नीड को पूरा करने के लिए हम एज पेरेंट्स को कभी भी दिक्कत ना आए। वेलकम चिराग फॉर दिस स्पेशल एपिसोड। Thank you. Mr. Chirag Jain is an MBA in Finance from IIMS Indore and a certified CFA. He has been working from last 10 years और हम जैसी families को वो support करते हैं to make their finances in a proper way ताकि हमारे बच्चों को कभी भी दिक्कत ना आए। और मैं आपकी होस्ट ऋतु नाकरा, स्पेशल एजुकेटर और एक स्पेशल नीड बच्चे की मदर भी। वेलकम चिराग। थैंक यू ऋतु जी, काफ़ी अच्छा लगा कि आपने हमें इनवाइट करा और दर्शकों को मैं आई होप समझा सकूं और आपसे इंगेज कर सकूं कि क्या क्या दिक्कतें हम लोग और ओवरकम कर सकते हैं साथ में। थैंक यू। सबसे पहले तो चिराग, एज अ मदर, क्योंकि इस जर्नी को मैंने भी ट्रैवल किया है और इनफैक्ट अभी भी हम कर ही रहे हैं। हाँ जी। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हर पेरेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चे में चाहे किसी भी तरह की स्पेशल नीड हो, चाहे बच्चा ऑटिस्टिक हो या हियरिंग इम्पेयर्ड हो या विजुअल इम्पेयरमेंट हो या सीपी हो, इन सारी सिचुएशंस में बच्चों को एक अच्छा मेडिकल एडवाइज़र, फिर उसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिव थेरेपीज़ चलती हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, लैंग्वेज थेरेपी हो, ABA थेरेपी हो, OT हो, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। हाँ जी। और इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। कई बच्चों को 6 महीना, कई बच्चों को 1 साल, कईयों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ एक फैमिली के पास एक लिमिटेड बजट होता है, तो वो एक स्मार्ट बजटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि इन नीड्स को बाकी फैमिली की नीड्स के साथ साथ भी पूरा किया जा सके। नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही ये ऐसा प्रश्न है जो लगता है मुश्किल। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, बट ऐसे केसेस में हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी आ जाती है। कभी कभी लगता है हमारे पास लिमिटेड पेशेंस है, ऐसे सिचुएशंस में अनलिमिटेड पेशेंस भी आ जाता है। तो ऐसे ही चलते हमें लगता है कि हमारे बजट्स और मंथली इनकम और फाइनेंसेस लिमिटेड होते हैं,
बट हमें उतना ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हर एक रुपए को और कितना स्ट्रेच कर पाएँ हम लोग, कैसे हम अच्छी बजटिंग कर पाएँ, कैसे हम लोगों को हर पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करें और ये इंश्योर करें कि जो हमारे पास खर्चे पता हैं और नहीं पता हैं, उनके हिसाब से कैसे हम लोग निवेश करें, इन्वेस्ट करें। राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले किसी भी फैमिली में अगर कोई भी बच्चे की हाँ स्पेशल जी। नीड है तो गवर्नमेंट की टैक्सेस में क्या हाँ जी। एग्जाम्पशंस हैं, सबसे पहले हम फैमिलीज को उस चीज़ से अवेयर करते हैं ताकि Absolutely. इसमें कोई ये नहीं है कि किस फैमिली की क्या इनकम है, कुछ भी इरिस्पेक्टिव इनकम है, लेकिन हम टैक्स बेनिफिट्स कैसे हाँ ले जी। सकते हैं। तो गवर्नमेंट की एक सेक्शन है, सेक्शन 80U। ओके। उसमें जिस लेवल ऑफ डिसेबिलिटी होता है, अगर 40 से 80% डिसेबिलिटी होता है तो ₹75,000 पर ईयर का टैक्स डिडक्शन है। मतलब टैक्सेबल इनकम आपकी 75,000 से नीचे हो जाती है। और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो यही इनकम लिमिट जो 0.75 लैक्स या 75,000 थी, ये 1.25 लैक्स यानी ओके। 1,25,000 हो जाती है। ओके। इस पे आप टैक्स कम पे करते हैं। तो ये हर फैमिली अवेल कर सकती हर है। फैमिली अवेल कर सकती है हर साल। ऑसम। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे आर नॉट डूइंग इट। अच्छा। तो इसमें उनको लगता है कि सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी ही कर सकती है, कि इतने ब्रैकेट वाली इनकम में ही कर सकते हैं, बट ये हर कोई, हर नहीं, पेरेंट कर ये सकता हर है। कोई कर सकता है। आप अपने सीए टैक्स एडवाइज़र से भी ये पूछ सकते हैं। सेक्शन 80U है सेक्शन का नाम। राइट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अब हमारे पास जब एक लिमिटेड इनकम हाँ है जी। तो हम उसको स्मार्ट बजटिंग की जो टर्म हाँ आपने जी। हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी। प्लीज़ हमारी फैमिलीज़ को एक्सप्लेन करिए कि स्मार्ट बजटिंग कैसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो स्मार्ट बजटिंग के 2-3 टेक्निक्स होते हैं। पहला टेक्निक होता है हम कैटेगराइज करें कौन से खर्चे हमारे कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से खर्चे साथ में हम लोग क्लब कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन के खर्चे, हमारे खुद के घर पे कोई अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है उसके खर्चे। तो सबको कैटेगराइज करें और हर महीने उस कैटेगरी का स्पेंड हम नोटिस करें कि महीने अगर मार्च में ज़्यादा है तो क्या अप्रैल में कम हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स हम अप्लाई करें कैटेगराइजेशन के लिए। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग कभी कभी बजटिंग सिर्फ सारे खर्चे की करते हैं पर बजटिंग इन्वेस्टमेंट की नहीं करते। और हमें ऐसा लगता है महीना ख़त्म हो गया, 28-29 तारीख हो गई और हमने इस महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो इसमें कुछ पेरेंट्स ने ये भी करा है कि वो महीने के शुरू में एटलीस्ट एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि अब पूरा खर्चा महीने का उन्हें उतने कम पैसों में बिताना है और वो उनके लिए छोटा सा चैलेंज भी बन जाता है और वो चैलेंज अचीव करते हैं तो उन्हें और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो ये एक छोटी सी और तरकीब है जहाँ पेरेंट्स स्मार्ट बजटिंग कर पाए। ओके। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं अपनी सिचुएशन की बात नहीं करूँगी। जब भी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं और हम लोग मोस्टली चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस के साथ डील करते हैं और इन सिचुएशंस में जो रेकरिंग कॉस्ट होती है वो हो जाती है बच्चों में हियरिंग एड्स को यूज़ करना। अगर कॉक्लियर इम्प्लांट है तो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए मेंटेनेंस, जैसे कि कॉक्लियर इम्प्लांट में इम्प्लांट बैटरी से चलेगा। हाँ जी। उसकी केबल ख़राब हो जाए तो केबल रिप्लेस करनी होगी। सो इन रिस्पेक्टिव एसेसरीज़ की एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। ठीक है। तो पेरेंट हमको ये बोलता है कि ये एसेसरीज़ ही इतनी महंगी हैं कि कभी हम अगर उसको ख़रीदते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं बचता। हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन उनको ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। आफ्टर ऑल कोई भी असिस्टिव डिवाइस, चाहे हेयरिंग एड हो, कॉक्लियर इम्प्लांट हो या दूसरी डिसेबिलिटीज़ में जो बच्चे असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उनकी खुद की भी एक लाइफ होती है। हाँ जी। जैसे दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हमारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब दे डू नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर से 4 to 5 years। अंडरस्टूड। अब 5 साल के बाद जो खर्चा आ रहा है वो भी दिख रहा है पेरेंट को,
और जो हर महीने किसी ना किसी एसेसरी को खरीदने में ऐसे आ रहा है, वो भी पेरेंट को दिख रहा है। हाँ जी। इन खर्चों के बीच में इन्वेस्टमेंट टर्म यूज़ करना उनको बहुत ही स्कैरी लगता है। सबसे पहले हम ये डर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए, हमें हमें एक टाइम पे 2 चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। एक है आज के खर्चे, जो आपने कहा कि हमें बैटरीज़ पे, कंज्यूमेबल्स पे, अलग-अलग चीज़ों पे स्पेंड करना है, वो तो ज़रूरी है ही। बट हमें ये भी याद रखना है कि जो 10 साल बाद के खर्चे हैं, 5 साल बाद के खर्चे हैं, उनको अचीव करने के लिए, उसके लिए जो पैसे सेट असाइड करने हैं, जो हिस्सा रखना है, वो भी आज रखना है, और आज नहीं, हर महीने की पहली तारीख को रखना है हमें। तो राइट। वो एक जो एक थॉट है पेरेंट को कि वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत स्मॉल स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। और कईयों बार हो सकता है कि हम लोग एक बड़ा एक्सपेंस ना करें अपने जीवन में, कि अगर हमें गाड़ी बाय करनी थी, क्या हम 1-2 साल बाद बाय कर सकते हैं? राइट। कोई ट्रिप प्लान करना था, क्या हम और आउट स्टेशन ट्रिप की जगह इन स्टेशन ट्रिप प्लान कर सकते हैं? कि राइट। कुछ बड़े खर्चे और 2-3 महीने आगे करके क्या हम इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन क्या पहले कर सकते हैं? क्योंकि 10 साल बाद तो आपको वो इन्वेस्टमेंट काम आएगी ही। राइट। अगर आपको बड़ा सर्जरी दोबारा करना है या कोई करेक्टिव सर्जरी करना है, राइट। वो आप इन्वेस्टमेंट से करेंगे। हाँ। या फिर आपको एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो वो भी आप आज के दिन ही करेंगे, 10 साल बाद नहीं कर सकते हैं वो। तो उस हिसाब से पेरेंट्स को अपने माइंड में ये 2 डिविजन्स बनाने पड़ेंगे। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर हो, जहाँ पे पेरेंट्स आपस में भी डिस्कस करें, कुछ पेरेंट्स जहाँ पे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ पाएँ और अपने तजुर्बे से यंगर पेरेंट्स को समझा पाए, तो वो भी मेरे को लगता है कि आपस में जेलिंग में पेरेंट्स को और अप्रिशिएट हो सकता है। करेक्ट। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर हाँ रहे जी। हैं, तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो स्पेशली हमारी सिचुएशन में जब पेरेंट्स हाँ हों, जी। जहाँ बच्चे की नीड्स कंसिस्टेंटली कुछ समय के लिए चाहिए हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होती हैं? ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं ओके। रफ़ी, ऋतु जी। एक होता है कि हम एक ऐसे जगह डालें जहाँ स्टॉक मार्केट रिटर्न से, अगर स्टॉक मार्केट रिटर्न ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो ओके। हम इसको कहेंगे मार्केट लिंक्ड रिटर्न। ओके। और दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा रिटर्न, जहाँ पे हर साल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 6%, 7%, 8% के हिसाब से बढ़ोतरी होती रहती है। Right. तो एक में 7-8% से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, हाँ। कम भी मिल सकते हैं। हाँ। दूसरे में फिक्स्ड 7% मिलता ही रहेगा, राइट। जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट का। अब हमें देखना है थोड़ा 2 स्टेप पीछे लेके कि दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट्स सही होते हैं पेरेंट्स के लिए। जो उनको ध्यान रखना है कि हर इन्वेस्टमेंट उनके लिए लिक्विड हो। लिक्विड इन्वेस्टमेंट मतलब? लिक्विड का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट वो बेच के अपने बैंक अकाउंट में 48 आवर्स यानी 2 बिजनेस डेज के अंदर वापस ले आए। ओके। जैसे कईयों इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ऋतु जी, जहाँ पे इंश्योरेंस प्लान हो गया, हाँ। या आरबीआई का बॉन्ड हो गया, हाँ। या फिर 3-3, 5-5 साल की एफडीज हो गई, करेक्ट। सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, हाँ। ईपीएफ, पीपीएफ हो गया। हाँ। ये सारे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ। जहाँ पे इनके 5, 10, 15 साल का फिक्स्ड टेन्योर होता है, या फिर उस साल से पहले निकाल नहीं सकते। अब अगर खर्चे हर महीने आ सकते हैं, या कोई करेक्टिव सर्जरी 1-2 साल बाद आ गई, या आज ही आ गई, सडनली आ गई, तो उस केस में हमें चाहिए कि हम एक बटन दबाएं, ओटीपी डालें, और 48 आवर्स यानी 2 बिजनेस डेज में पैसे वापस आ सकते हैं। ओके। तो वो हमें इंश्योर करना है। कईयों म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, वो भी फिक्स्ड होते हैं इन नेचर। म्यूचुअल फंड इसलिए मेरे को इसमें बेस्ट लगते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हम वापस मार्केट में कभी भी चाहें बेच सकते हैं। भले ही फर्स्ट ईयर में छोटी सी पेनल्टी पे करनी हो 1% या 2% की, फिर भी पैसे आ जाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट भी ठीक होते हैं, क्योंकि बैंक में छोटी सी पेनल्टी देके आप वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। राइट। तो लिक्विडिटी, ये जो नया वर्ड है, आई होप दर्शकों को प्रॉब्लम ना दे। लिक्विडिटी आप प्लीज़ पढ़िए, गूगल करिए इसको। ये इस पे बहुत ज़रूर आप जोर दें, ताकि इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इसमें आप
कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लें जो जिसमें आप बंध जाएं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन हाँ देखते जी। हैं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 60,000 रुपीज़ हाँ है, जी। सिंपल लेते हैं, हाँ एक जी। एवरेज 60,000 में मैं बोलती हूँ, जैसे आपने बोला स्मार्ट बजटिंग करनी है, हाँ जी। पहले निकाल लेना है। हाँ चलो, जी। मैंने स्टेप 1 लिया कि मैंने 10,000 रुपीज़ अलग कर दिए। ठीक है। अब आपने गाइड किया कि अब मेरा जो खर्चा है, जो मुझे प्लान करना है, वो मुझे 50,000 के अंदर अपना घर का महीना चलाना है। ठीक है। अब मेरे पास ये 10,000 है। हाँ जी। अब आपने इन्वेस्टमेंट के मुझे 2 ऑप्शंस बताए। हाँ जी। एक जो फिक्स डिपॉजिट्स जिसमें लॉन्ग टर्म है, और एक जो हम विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी। इसका क्या रेशो होना चाहिए? क्या दोनों को मैं 2 जगह डिवाइड करूं 10,000 को? हाँ जी। और अगर करूं तो दोनों के बीच में रेशो क्या होना चाहिए? देखो, ये उन पेरेंट्स के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने इससे पहले म्यूचुअल फंड बाय करे हैं या नहीं करे हैं। अगर उन्होंने नहीं करे हैं तो मैं कहूँगा कि आप हाफ हाफ स्प्लिट कर लो, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल लो और कुछ आप फिक्स डिपॉजिट में डाल लो। जिन पेरेंट्स ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड 1-2 साल इन्वेस्ट करे हैं, हाँ, वो अपना पूरा 10,000 म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और अच्छा। उसमें वो चूज़ करें कि उन्हें कैसे टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए। कुछ थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं बट हायर रिटर्न भी दे सकते हैं, कुछ स्लाइटली लोअर रिस्क होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना चाहिए जिनसे आप ये बातचीत कर पाओ और आप उसकी सहायता से, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल एडवाइस के लिए, हाँ, या हम ऋतु जी के पास आते हैं समझने के लिए कि कैसे हम और अच्छे से कोप अप करें, वैसे ही हमें एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ढूंढना चाहिए जो हमारे इस क्वेश्चन को और अच्छे से आंसर कैसे कर पाए। तो आपने जो बोला रिस्क फैक्टर देख हाँ के जी। हम इन्वेस्ट करें, तो क्या एज अ पेरेंट मुझे पता हो सकता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, या वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपका बताएगा? फाइनेंशियल एडवाइज़र बता सकता है वो, और फाइनेंशियल तो क्या हम एडवाइज़र उसके साथ रिस्क नहीं ले रहे, उसके ऊपर रिलाई करके एज अ पेरेंट? बिकॉज मेरी बहुत हार्ड अर्न मनी है, ये नहीं 10,000 मैंने बहुत मुश्किल से नहीं तो इन्वेस्ट कर रहे एक हैं। होता है आप फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना और एक हाँ, होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल गया हाँ, तो वो कौन से फंड्स आपके लिए ढूंढ रहा है। ओके, मैंने इसमें अज्यूम किया है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल गया है। ओके, अगर आपको नहीं मिला है हाँ, तो आपको सोचना है कि मेरे को कैसा एडवाइज़र चाहिए। हाँ, अब मैं एज अ पर्सन हूँ, मैं जब भी किसी से प्रोफेशनल हेल्प मांगता हूँ हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि क्या उस पर्सन ने मेरी सेम सिचुएशन में रह के हाँ, वो दिक्कतों से लड़ के आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो उस केस में आप भी यही कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने यही सेम जर्नी अपने लाइफ में देखी है और ये सेम जर्नी को हराया है या नहीं हराया, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वो ये प्रोफेशन फुल टाइम कर रहा है और उसने खुद को भी फाइनेंशियली फ्री करा है, इसका मतलब है वो आपको भी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है क्योंकि वो खुद में ही सक्सेस स्टोरी है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पे आते हाँ हैं, जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए कुछ इंश्योरेंस प्लान्स हैं? क्या कोई इंश्योरेंस ऐसी है जो हेल्प करती है, बेनिफिट देती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ में? इंडिया में ऋतु जी अभी तक वो ट्रेंड इतना प्रेवलेंट हुआ नहीं है जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज स्पेसिफिकली स्पेशल एबल्ड बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न दे। ओके, हाउएवर हमें हर इंश्योरेंस कंपनी से हमें अपना जो बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें देनी पड़ती है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि क्या वो उस बच्चे को कवर कर सकती है नहीं कवर कर सकती। बट कोई स्पेशल हेल्प इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट ये सब इंडिया में अभी तक आया नहीं है फॉर स्पेशली एबल्ड किड्स। ओके। इन्वेस्टमेंट का ही एक पार्ट है हाँ जहाँ जी। पर हमने अभी सारे ऑप्शंस की बात करी। इसमें एक गोल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट हाँ चीज़ जी। है हाँ जो जी। हम इंडियंस बहुत, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, आई वुड से ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हमने सीखा है कि वो हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड का इसलिए खरीदते थे कि आगे बच्चों की शादी होगी तो हाँ जी। वो जो आज गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काम आएगा। इज दिस ट्रेंड स्टिल गुड? ये किस तरह की इन्वेस्टमेंट में आता है? देखिए, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है गोल्ड।
अगर आपको हिस्सा सोचना है गोल्ड के लिए, वो आप बेशक आप इन्वेस्ट करिए, बट आप किस ज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ लोग ज्वेलरी बना लेते हैं। हाँ। अब ज्वेलरी जब बनाते हैं तो आप 10% मेकिंग चार्ज, 15% ओके। मेकिंग चार्ज वेस्ट करते हैं। अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है एक कॉइन में या एक गोल्ड बार, आपको पूरे टाइम दिक्कत होगी कि मैं उस गोल्ड बार को स्टोर कहाँ करूँ या गोल्ड कॉइन को स्टोर कहाँ करूँ, घर पे, लॉकर में। एक तीसरा जरिया है कि म्यूचुअल फंड भी आता है गोल्ड का, और अच्छा। गोल्ड का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आता है। जितनी गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती है उतना ही वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड भी उतना ही ऊपर जाता है। तो इन अ वे वो और भी आसान तरीका है गोल्ड लेने के लिए। और चौथा तरीका है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्कीम बनाया था कॉल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कईयों साल तक चले थे। लास्ट ट्रांच जो मतलब लास्ट टाइम इन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी वो थी 2024 में। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप अपने, जैसे लेटर से आपके पास ज़ीरोधा या ग्रो का एक डीमैट अकाउंट है, उसमें आप SGB नाम से सर्च करेंगे तो आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं और आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि जो पुराने गोल्ड बॉन्ड्स अभी तक चल रहे हैं वो आप मार्केट से सेकंड खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड खरीद भी सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। अच्छा। और गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETFs में बस एक ही अंतर है, गोल्ड ETFs में हमें टैक्सेशन देना पड़ता है, गोल्ड बॉन्ड्स में अगर हम मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो हमें टैक्स नहीं देना होता है। सो इज इट लाइक FD? मतलब जो FD की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सेम अप्लाई होती है गोल्ड बॉन्ड्स में? ऐसा बात नहीं है। आपको अगर कभी सेल करना है तो आप उसी दिन, उसके अगले दिन आप सेल वापस कर सकते हैं जहाँ से आपने खरीदा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ीरोधा या ग्रो पे आपने बाय करा तो अगले दिन आप सेल भी कर सकते हैं। अच्छा। बस आपको टैक्स बेनिफिट तब मिलता है जब मैच्योरिटी, यानी कि 5 साल 4 साल बाद जो मैच्योरिटी है तब तक होल्ड करें। अगर टैक्स बेनिफिट, जैसे लेटर से कोई घर में खर्चा आ गया, उस टाइम पे हम थोड़ा ना सोचते हैं कि टैक्स कितना बचेगा, टैक्स कितना यूज़ होगा, तब तो हमें सेल करना ही पड़ता है। एटलीस्ट ये सेलेबल है। तो मतलब मेरा जो ओवरऑल थीम है वो है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लो, वो लिक्विड यानी 48 आवर्स में आपके बैंक में आ जाना चाहिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे और कहीं आपत्ति आ गई तो हमें फिजिकली उसको जाके सेल करना पड़ेगा। वो भी एक दिक्कत की बात है। तो मैं जो मेरे आसपास जिनको गोल्ड चाहिए, मैं उनको हर बार कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही बताता हूँ गोल्ड के लिए। माई हस्बैंड ऑल्सो सेज द सेम थिंग। और फिर मैं मजाक में बोलती हूँ, मैं गोल्ड बॉन्ड पहन के तो नहीं जा सकती ना। अब वो बात सही है कि जो गोल्ड जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा स्टोर नहीं होता है। करेक्ट। आई नो। ओके, सो अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पे। हाँ जी। सो आर देयर प्रोविजंस की स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल शेयर किया जो अभी 6 हाँ जी, मार्च को ही रिलीज हुआ है बाय DOE। हाँ जी। तो आई थिंक वो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करेंगे ताकि आप उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं कि स्कूल एडमिशन के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या एग्जाम्पशंस दिल्ली गवर्नमेंट ने अब नई निकाली हैं, वो आपके बाकी सिचुएशंस में भी इंक्लूजन में आपको हेल्प करेगी। बट कमिंग बैक टू फाइनेंसेस अगेन, हाँ जी, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, कैसे पेरेंट्स जैसे और कहाँ से हाँ जी, हेल्प ले सकते हैं? तो देखिए ऋतु जी, सिंस मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के आसपास रहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ दिल्ली का ही आइडिया है। जैसे आपने कहा, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम निकाली है जिसमें हियरिंग लॉस के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। उसमें 61 डेसिबल से ज़्यादा जिनका हियरिंग लॉस है वो एलिजिबल होते हैं, एंड उसमें उनके स्कीम के हिसाब से उनको फ़ी वेवर भी मिल सकता है। और कईयों बार ये फ़ी वेवर मल्टी ईयर भी होता है। तो जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है वैसे ही और गवर्नमेंट्स भी करते होंगे, ये हमें फुल आइडिया नहीं है। ये आपको अपने अपने सिटीज़ में, अपने अपने टाउन्स में जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसमें और एक्टिवली डिस्कस करना चाहिए, और यही आर्टिकल और लोगों को भेजना चाहिए। क्या पता उनको कुछ ऐसी चीज़ पता हो जो आपको अपनी सिटी में नहीं पता है।
तो वहाँ पे हर बार ज़्यादा बात करने से, क्योंकि सिंस इनकी डिस्कवरी बहुत पुअर है, मतलब हम लोग को नेशनल न्यूज़ में ये सब नहीं आते हैं, हाँ। हमें और अवेयर रहना पड़ेगा और सपोर्ट ग्रुप्स में इसकी चर्चा ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कोई ऐसे लिंक्स हैं जहाँ पर जाके पेरेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है? आर यू अवेयर अबाउट इट? अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं है मिस, अभी तो नहीं है ऋतु जी। अच्छा। बट अगर होगी तो हम इसी वीडियो के कमेंट में और ऐड करते रहेंगे। आई राइट। थिंक हमारे लिए वो एक होमवर्क होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि कई बार एक एज अ रेफरेंस पॉइंट हमको मिल जाए कि हम कौन से न्यूज़पेपर का, कौन से सेक्शन का, कौन कौन से चैनल का, अगर आप में से भी किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि आप करंट इस चीज़ों की कैसे आप ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, वो और पेरेंट्स के लिए भी हेल्प करेगा। चिराग, आपने हमें इतने अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए, बट स्टिल आई फील कि फिर भी देखो, हम एज अ पेरेंट बहुत सारी जगह सतर्क रहते हैं कि बच्चे के साथ कैसी थेरेपीज चल रही हैं, कैसा इमोशनल सपोर्ट हम एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही फाइनेंसेस में और हम किस तरह की छोटी छोटी सतर्कता रख सकते हैं ताकि जहाँ से भी हम जितना भी अमाउंट, इट्स लाइक मनी सेव्ड इज़ लाइक मनी अर्नड, एब्सोल्युटली। है ना? तो कैसे हम और छोटी छोटी चीज़ों को भी समझ सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर प्लानिंग कर सकें। एब्सोल्युटली। तो हम सतर्क बहुत तरीक़ों से रह सकते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर हम एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिलती है, ओके। वो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम 1 या 2 बार पढ़ें। हो सकता है कि उसमें हियरिंग एड्स 50% रिफ़ंड हो सकते हैं, या क्या पता वो पूरा ही कवर कर सकता है हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट। एक ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपकी एचआर आपको एक पे स्लिप दे रही है जिसमें उन्होंने डिडक्शंस डाले हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हर डिडक्शन किस चीज़ के लिए है। क्या मैं अपनी ईपीएफ वेज कम करके, क्या मैं 1-2 डिडक्शंस कम कर सकता हूँ ताकि इन हैंड ज़्यादा है, और उस इन हैंड से पहली तारीख को हम इन्वेस्ट तो करेंगे ही लिक्विड एसेट्स में। तीसरी चीज़ है, हम लोग बुलेटिन बोर्ड्स अपने स्कूल के या अपने स्कूल के स्पेशल विंग में बुलेटिन बोर्ड्स पढ़ाई करें। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने दिल्ली में कुछ करा है, उसमें मैं सतर्क हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं कोई और स्टेट में नहीं रहता। बट हमें अपने अपने स्टेट्स में सतर्क करना है कि स्कूल्स में, स्पेशल कम्युनिटीज़ में, या फिर एजुकेशनल फोरम्स में क्या क्या बुलेटिन्स, क्या क्या सर्कुलर्स आ रहे हैं और हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो हम हर चीज़ को 2-3 बार पढ़ें और हर बार क्वेश्चंस पूछते रहें। राइट। क्योंकि इसी से मुझे याद आया कि कई हमारे पेरेंट्स, हाँ जी। क्योंकि वो सतर्क थे, हाँ जी। और मैं आई वुड से इतनी हाँ जी। सतर्क नहीं थी हाँ जी। आज से 15 साल पहले, तो उन पेरेंट्स ने जो सतर्कता दिखाई, हाँ जी। उसकी वजह से उन बच्चों की जो स्कूलिंग है, स्कूल एजुकेशन है, हाँ जी। वो फ्री हुई। और जब अच्छा। हम 6-7 साल बाद एक दूसरे से मिले एक पेरेंट ग्रुप में, तो तब मुझे पता चला कि वो बच्चे तो फीस दे ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ तो फ़ी एग्जम्पशन था। अंडरस्टूड। सो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो ये सारा समय, जब हम उतना अमाउंट सेव कर सकते थे, हमने नहीं किया। सो कई बार सब कुछ जानते हुए भी कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको गैदर करना। इसीलिए हर पेरेंट को सपोर्ट ग्रुप का, अपने सपोर्ट ग्रुप का, जिस भी किसी नीड में, स्पेशल नीड में आपका बच्चा आता है, उसके रिस्पेक्टिव सपोर्ट ग्रुप्स में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन करते रहना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सच बोलूँ तो आज का पॉडकास्ट का इंस्पिरेशन भी सपोर्ट ग्रुप की वजह से ही आया है। वेरी नाइस। क्योंकि हमारे सपोर्ट ग्रुप में 2-3 पेरेंट्स ने ये क्वेश्चंस किए कि हम कैसे, क्या टैक्स एग्जम्पशंस हैं, कौन सा सेक्शन लगता है, हमें कुछ पता नहीं है। सो तब उन्होंने बोला कि अगर इस पे पॉडकास्ट किया जाए तो केवल हमें ही नहीं, बाकी और फैमिलीज़ को भी सपोर्ट मिलेगा। सो ये एपिसोड भी बिकॉज एक हमारा सपोर्ट ग्रुप है, उसकी वजह से हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो चिराग, आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो हाँ जी। बहुत ही सिंपल,
बट प्रैक्टिकल हैं। लेकिन आई थिंक ये पूरा प्रोसेस टू सेव मनी, इन्वेस्ट मनी, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग। व्हाट डू यू नहीं, से? उसके लिए मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा, जैसे ये 5 मैच क्रिकेट सीरीज़ है, आपको हर मैच जीतना है और हर मैच जीतने के बाद आपको सेलिब्रेट करना है, आपको टाइम ऑफ लेना है और आपको एंजॉय करना है अपने फैमिली के साथ। हर बार इन्वेस्टमेंट्स, हर बार सेविंग्स नहीं सोचना, क्योंकि हमें हर दिन हर साल अपनी एनर्जी नहीं खोनी, हमें अगले साल भी चलते रहना है और ऐसे ही चलते चलते हम क्रिकेट के फाइनल में पहुंचेंगे और क्रिकेट का फाइनल जीतेंगे, वैसे हम लाइफ के फाइनल में जीतेंगे। तो इसलिए हमें एंजॉय करने के लिए टाइम निकालना है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है और पूरे टाइम मस्ती का माहौल रखना चाहिए। राइट, यही हम फैमिलीज़ को बोलते हैं कि ठीक है, सब चीज़ें चलनी ज़रूरी हैं, लेकिन जो वक्त बच्चों के साथ खुशी से बिताया जाए वही असली में असली यादें बनता है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हम बाद में याद करके खुश होते हैं कि हमने उन चीज़ों को, उन मोमेंट्स को कैसे चेरिश किया। सो आई होप आज के एपिसोड से आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स मिले होंगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी को ईजी करने के लिए। कुछ फाइनल थॉट्स मेरे साइड से सारे पेरेंट्स को, आप ने ऑलरेडी अर्ली डायग्नोसिस अपने बच्चों का करा है, तो आप ऑलरेडी 1 स्टेप अहेड हैं। एक ऑलरेडी आप 1 स्टेप अहेड हैं उस जर्नी में, ताकि आपको वो प्रॉब्लम बाद में ना आए। आपने ऑलरेडी अभी से ही डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी है, उससे आपके स्ट्रेस, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो सारी भी कम ही लगी होंगी, तो उस पे आपको और बढ़ोतरी देके कैपिटलाइज करना है। दूसरी बात, अगर आप एंड ऑफ द पॉडकास्ट पहुँचे ही हैं तो मतलब आप 2 कदम आ गए हैं, 1 कदम नहीं, क्योंकि अब आपके पास सारे टूल्स हैं और आपकी कमिटमेंट भी दिखती है कि आपने पूरा एपिसोड, पूरा पॉडकास्ट सुना और एंड तक क्वेश्चंस का आंसर सुन रहे हैं। मतलब आप रियली में इंक्लाइंड हैं और आपके पास सारे टूल्स हैं टू सक्सीड। Absolutely. So if you like it, please comment and share with other parents also. With that note, thank you so much. Thank You so much for. Thank you, Rituji, for having me over. Yes, It was a thank you. delight speaking with you and the parents. Thank you.